17 साल की शादीशुदा जिंदगी, एक भरा पूरा परिवार जिसमें एक सरकारी टीचर, पति, 2 बच्चे और एक महिला। फिर भी न जाने क्यों उस पत्नी ने अपने पति के साथ इतना बुरा कांड कर दिया जिसे जानकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। दोस्तों, बेहद ही सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला ये मामला जो कि सामने आया है हरियाणा के सोनीपत से। दोस्तों, पूरी कहानी को बताने से पहले मेरा आपसे अनुरोध, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो हमें सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सन 2007 में, जब रोहतक की रहने वाली वह लड़की जिसका नाम मनीषा था, मनीषा के लिए पति की तलाश हो रही थी। और अभी मनीषा के परिवार को एक खूबसूरत लड़के का पता चलता है। वह लड़का रहने वाला होता है सोनीपत का। उस लड़के का नाम कृष्ण है और कृष्ण जेबीटी टीचर लगा हुआ है हरियाणा सरकार में और बच्चों को पढ़ाता है। मनीषा और कृष्ण की शादी हो जाती है और दोस्तों, दोनों बहुत अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही दोनों को एक बेटा और बेटी भी हो जाती है। अब पूरा भरपूर परिवार, सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। समाज में उनका खासा रुतबा भी है क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकारी टीचर है कृष्ण, तो उनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात को लेकर कृष्ण लगातार परेशान होता रहता और वह अपनी पत्नी मनीषा से कहता रहता कि मनीषा, अब इस बात को छोड़ दो। ठीक है, शादी पूर्व तो हो सकता है किसी के जीवन में ये प्रेम संबंध आए हों, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। अब तो इन कामों को छोड़ दो, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। दरअसल कृष्ण को पता चल गया था कि ये जो मनीषा है उसकी पत्नी, ये आज भी अपने पुराने प्रेमी जिनका नाम देवा है उनसे फ़ोन पे घंटों घंटों बातें किया करती है। जैसा कि कृष्ण ड्यूटी पर चले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 6-7 घंटे का जो टाइम होता है वह सारा का सारा टाइम मनीषा अपने प्रेमी देवा से बात करने में ही गुजार देती है। इस बात को जानकर अब वो लड़का जो कृष्ण होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वह अब उसके प्रेमी से उसका छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है। बार बार अपनी पत्नी मनीषा को भी मनाता है, लेकिन मनीषा है कि उसकी बात मानती ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब इस बात से परेशान होकर जो कृष्ण है अपने परिवार, जो कि इस समय करनाल में रहता है, उनके पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पर भी मनीषा अपने इस गलत कार्य को करने से बाज नहीं आती है। वह लगातार अपने प्रेमी से फ़ोन पे बात किया करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्ण बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वह अब सोनीपत में आ जाता है दोबारा। और सोनीपत में एक इंडियन कॉलोनी नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक जगह खरीदता है और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और अपनी पत्नी मनीषा को फिर दोबारा से हिदायत देता है कि तुम अब तो सुधर जाओ, मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे लिए घर की कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम यह प्यार करने वाली जो नाटक है इसको बंद कर दो। लेकिन मनीषा उससे साफ मना कर देती है। यहाँ पर भी मनीषा अपने इस बुरे कृत्य से बाज नहीं आती है और लगातार अपने प्रेमी देवा से बात किया करती है। जब कृष्ण ने इस बात की शिकायत मनीषा के मायके में करी, तो मनीषा के मायके वालों ने मनीषा का पूरा साथ दिया और उल्टा उस लड़के कृष्ण को धमकाकर भगा दिया और कहा कि लड़की से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो जो करती है उसे करने दो। अब कृष्ण बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाता है। लेकिन अब आए दिन कृष्ण को वह देवा नाम का जो लड़का है वह जान से मारने की धमकी दिया करता है। दोस्तों, 23 अप्रैल को कृष्ण देवा की शिकायत कराता है पुलिस थाने में और पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर लिखवाता है कि देवा उसको जान से मारने की लगातार धमकी देता है और उसको कहता है कि तुम उनके रास्ते से हट जाओ और तो और मनीषा से ज़्यादा कुछ ना कहा करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि वह देवा भी दुखी होता है, साथ ही साथ मनीषा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। अब कृष्ण के घर में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और उसी झगड़े के कारण वो जो मनीषा है, मनीषा खा लेती है नींद की 15-20 गोलियाँ और उनको खाने के बाद उसकी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा खराब। कृष्ण अब अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और फिर जब
करीब 5 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक होती है तो अपनी पत्नी मनीषा को हॉस्पिटल से लेकर आता है घर में, और घर में उसको बड़े प्यार से रखता है। उसकी सेवा करने के लिए एक नौकरानी का भी प्रबंध करता है। लेकिन जैसे ही मनीषा की हालत तबीयत ठीक होती है तो वह अब कृष्ण के घर से निकल जाती है और सीधे पहुंच जाती है अपने मायके। मायके में करीब 8-10 दिन रहने के बाद वह अब वापस लौट आती है कृष्ण के घर पर। और दोस्तों, एक दिन ये दिन होता है 13 मई का। 13 मई के दिन कृष्ण की बहन के पास उसकी जो पत्नी है मनीषा, उसकी सहेली का फ़ोन आता है। और वह फ़ोन कुछ इस प्रकार होता है कि जो कृष्ण है वह कृष्ण अपने ही घर के बेडरूम में मृत पड़ा हुआ है। इस बात को सुनकर कृष्ण की बहन रोते बिलखते हुए अपने दूसरे भाई चांद सिंह के पास फ़ोन करती है और उनको बताती है कि कृष्ण को मरवा दिया है उसकी पत्नी मनीषा ने। और तो और उसने हमको या हमारे किसी आदमी को फ़ोन करके कोई सूचना भी नहीं दी है। ये जानकारी तो मनीषा की सहेली ने दी है। इस बात को सुनकर अब जो कृष्ण है, कृष्ण का भाई चांद सिंह, उसके पिता भी अब सीधे मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। और तो और पुलिस को भी इस मामले में सूचना दे दी जाती है। अब पुलिस भी वहां पर पहुंचती है और पुलिस अब जो मृतक हैं कृष्ण, उनके शव को कब्जे में लेकर उनको ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। और दोस्तों, उस पोस्टमार्टम में पुलिस के पास ऐसा कोई भी अहम सबूत हाथ नहीं लगता है कि इस व्यक्ति की मौत किस प्रकार से हुई है, यह सामान्य मौत है या फिर इसकी हत्या कर दी गई है। इसके बारे में कोई भी सबूत वहां पर मौजूद नहीं होता है। लेकिन चांद सिंह और मृतक कृष्ण के पिता लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस कृत्य को करने वाला कोई और नहीं, इसी कृष्ण की पत्नी मनीषा है और मनीषा ने ही इस गंदे कृत्य को अंजाम दिया है। अब पुलिस के पास कोई भी अहम सबूत नहीं है और पुलिस कोई कदम नहीं उठा पाती है। पुलिस अब बिना कोई देरी किए अब इस पूरे मामले को सौंप देती है आईजीयू को, जो इंडियन गैंगस्टर यूनिट है, यानी कि गैंगस्टरों का एक स्पेशल जांच करने का एक दस्ता है, उसको इस पूरे मामले को सौंप दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में आईजीयू काम करती है और आईजीयू एक बहुत ही अच्छा खुलासा लेकर आती है सामने। यहाँ पर अब आईजीयू पूछताछ करती है मनीषा से। मनीषा से जब पूछताछ होती है तो पहली दफ़ा तो मनीषा साफ मना कर देती है, उसको इस मौत के बारे में जानकारी नहीं है। कृष्ण खूब अच्छे भले रात को सोए थे, उनकी मौत किस प्रकार हुई है उसको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन तो हम दोनों के बीच में थी, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा हाथ या कोई बात नहीं है जिसकी में यह निश्चित हो जाए, यह साबित हो जाए कि इस मृतक कृष्ण को उसकी पत्नी मनीषा ने ही मारा है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन पुलिस की ठीक ढंग से की गई जांच में एक ऐसी बात निकल कर आती है और जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक पत्नी ने अपने पति को, अपने प्रेमी के लिए इतनी दर्दनाक मौत दी है। उस व्यक्ति को मारने में, उसकी प्लानिंग में उसकी एक नाबालिग बेटी भी शामिल है। आखिर उस लड़की ने भी उन हत्या करने वाले हत्यारों का साथ कैसे दिया, आप ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब पुलिस पूरी रिपोर्ट बनाकर लाती है, पूरी पूछताछ करके सामने लाती है, तब पता चलता है कि असलियत में जो मनीषा है उसने इतने खतरनाक इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर एक व्यक्ति देवा, जो कि मनीषा का प्रेमी था, उसको भी गिरफ्तार किया है। और तो और एक एमबीबीएस डॉक्टर, जो कि एक हॉस्पिटल के संचालक भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है। अब सभी लोग हक्के बक्के और परेशान हैं, आखिर डॉक्टर की इस हत्या में क्या भूमिका रही है। दोस्तों, पूछताछ में पता चला, दोस्तों पुलिस की गई पूछताछ में पता चला कि जो लड़की है, यानी कि जो मनीषा है कृष्ण की पत्नी, वह देवा नाम के उस शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और उसका प्यार दिन रात बढ़ते जा रहा था। कभी कभी वह देवा मनीषा के घर आता था तो कभी कभी मनीषा भी देवा के घर चली जाती थी। उनकी घंटों घंटों की मुलाकात। और तो और अब जो मनीषा है वह फ़ोन पर वीडियो कॉल के साथ बात किया करती थी अपने प्रेमी देवा से, वह भी कृष्ण के सामने। कृष्ण से यह बातें बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। इसी प्रकार से जब वह ज़्यादा रोक टोक करने लगा तो अब जो देवा होता है, देवा एक दिन फ़ोन करके उस कृष्ण को धमकी देता है कि यदि तुझे जान प्यारी है तो तू आराम से रह, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। अब इस बात की एफआईआर दे आता है
कृष्ण पुलिस स्टेशन में जाकर। इस बात से और भी ज़्यादा नाराज हो जाती है उसकी पत्नी मनीषा। अब मनीषा क्या करती है कि मनीषा अपने घर में रखी हुई जो नींद की कोई 15-20 गोली हैं उनको खा लेती है। उनको खाने के बाद जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो कृष्ण जैसे तैसे उसको ले जाता है हॉस्पिटल। अब जिस हॉस्पिटल में मनीषा का इलाज चल रहा होता है वहाँ पर मनीषा की हालत तो हो जाती है ठीक। मनीषा को लेकर तो आता है कृष्ण अपने घर पे। अब यहाँ से मनीषा हालत ठीक होने पर अपने मायके भाग जाती है। लेकिन वह मायके जाती है और वहाँ उसके साथ उसका प्रेमी देवा होता है और देवा के साथ मिलकर वह अब ऐसी प्लानिंग रचते हैं। उस प्लानिंग के दौरान अब जो वह मनीषा और देवा हैं वह उसी हॉस्पिटल के उस संचालक डॉक्टर एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारी एक काम में मदद करो, हम तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें जो कुछ चाहिए हम सब कुछ तुमको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तुम हमारी इस काम में मदद करो। इस बात को सुनकर वह डॉक्टर कहता है बताओ क्या है। तो यहाँ पर देवा उस डॉक्टर से कहता है यदि किसी व्यक्ति को मारा जाए और तो और उसका पोस्टमार्टम हो और उसमें भी उसके कारणों का पता ना चले, ऐसा कौन सा तरीका है। इस तरीके को जानने के लिए उन्होंने उस डॉक्टर से जैसे ही प्रयास किया, डॉक्टर के सामने नोटों की गड्डियों को रखा तो वह डॉक्टर भी पिघल गया और डॉक्टर ने अब एक अहम राज खोला। उसने कहा कि एनेस्थेसिया जो कि किसी भी ऑपरेशन होने से पूर्व किसी भी मरीज को दी जाती है जिससे उनका शरीर सुन्न हो जाता है, वह जो दवाई है वह जब उसकी ओवरडोज होती है, वह ओवरडोज किसी भी व्यक्ति को दी जाए तो उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। अब दोस्तों इस बात को जानकर मनीषा और मनीषा का प्रेमी देवा उस डॉक्टर को फिर दोबारा से नोटों की गड्डियां देते हैं और कहते हैं कि ये लो इतने पैसे और तुम अब वह एनेस्थेसिया भी हमको मुहैया करा दो। दोस्तों पैसों के लालच में वह एमबीबीएस डॉक्टर अब उन दोनों को एनेस्थेसिया की दो जो ओवरडोज की यानी कि फुल डोज की जो शीशियाँ होती हैं वो थमा देता है और अब मनीषा उन दवाइयों को लेकर अपने प्रेमी देवा के साथ अपने मायके लौट जाती है। वहाँ जाने पर उन दोनों के दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग भी चलती है। अब इसी प्लानिंग के दौरान मनीषा आ जाती है अपनी ससुराल यानी कि कृष्ण के घर और कृष्ण के घर आकर वो उस रात यानी कि 12 मई की रात को कृष्ण जब अपने घर में थक हार कर खाना खाकर गहरी नींद में सो गया था तो रात के करीब 12 बजे देवा अब आता है मनीषा के घर। देवा के आने पर अब उस दरवाजे को खोलती है उस मनीषा की 11 साल की बेटी। वह उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे से वह हत्यारा देवा उस घर के अंदर दाखिल होता है और जब वह अंदर जाता है उस बेडरूम में तो वहाँ पर मनीषा भी मौजूद होती है और अब देवा उस शीशी में जो एनेस्थेसिया की जो दवाई है उसको उस इंजेक्शन में भरकर और उस व्यक्ति कृष्ण को दे देता है। अब कृष्ण के शरीर में काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगती है और दोस्तों देखते देखते जो वह लड़का कृष्ण है उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों रात को ही अब जो मनीषा का प्रेमी है देवा अब उस घर से भाग जाता है यानी कि फरार हो जाता है और अब दूसरे कमरे में जाकर मनीषा अपनी बेटी को लेकर सो जाती है और जब सुबह वो लोग जागते हैं तो उसी प्रकार से रोना धोना मचाया जाता है कि कृष्ण की तो मौत हो गई। मनीषा द्वारा इस प्रकार से जो शोर मचाया जाता है उससे पता तो चलता है कि कृष्ण की मौत हो गई है, लेकिन उसके शरीर को देखने के पर यही पता चलता है कि इसकी तो स्वाभाविक मौत हुई है। पुलिस भी जब कृष्ण के शव का पोस्टमार्टम कराती है तब भी पुलिस को यही पता चलता है कि कृष्ण की तो यह स्वाभाविक मौत है, लेकिन पुलिस ने उस लड़के कृष्ण का जो विसरा रिपोर्ट होती है वह संजो कर रख ली थी। जो सैंपल लिए गए थे वो भी संभाल कर रख लिए थे और जब उनकी अलग से जांच की गई तब पता चला कि इस लड़के कृष्ण की जो मौत हुई है वह तो एनेस्थेसिया के ओवरडोज के कारण हुई है। और दोस्तों इस पूरे खुलासे को सामने लाने पर अब वह मनीषा जो कि कृष्ण की पत्नी थी और उनका प्रेमी जिनका नाम देवा था और तो और वह एमबीबीएस का डॉक्टर जिसने एक हॉस्पिटल भी चला रखा था, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया है। साथ ही साथ उस 11 साल की बेटी को जो कि उस हत्या में शामिल थी उसको नारी निकेतन भेज दिया गया है। दोस्तों देखा आपने, एक छोटे से प्रेम संबंध के लालच में आकर एक महिला अपने पति की इस प्रकार से दर्दनाक हत्या कर देती है, करवा देती है और उसमें अपनी नाबालिग बेटी को भी शामिल कर लेती है। भाई कैसा तुम्हारा प्यार है,
क्या इसको प्यार कहते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यही असलियत में प्यार है। अरे प्रेम में एक दूसरे का जीवन सजाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, किसी की हत्या नहीं की जाती। यह बेहद ही खतरनाक और दर्दनाक काम है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो, उचित लगी हो, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।